हेलो एवरीवन। आज हम अपने एफएमटी के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज़। मतलब इसमें हम इस चैप्टर में हम ट्रॉमा इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के मैकेनिकल इंजरीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजरीज़ कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले आती है ब्लंट फोर्स की वजह से जो मैकेनिकल इंजरी होती है, और दूसरी है मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू दी शार्प फोर्स, तीसरी है मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू दी स्टैब वाउंड। स्टैब मतलब छुरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लंट फोर्स की वजह से कौन कौन सी टाइप की इंजरी होती है। तो सबसे पहला आता है अब्रेशन। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है और सबसे मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट भी होता है। दूसरा है कंट्यूजन, तीसरा है लेसरेशन। लेसरेशन में हम लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ ऑफ दी इंजरी को देखते हैं। ठीक है, चौथा है फ्रैक्चर। तो ब्लंट फोर्स की वजह से कौन कौन से आ गए? एब्रेशन, कंट्यूशन, लेसरेशन और फ्रैक्चर। अब ड्यू टू दी शार्प फोर्स की अगर बात करें तो इसमें दो टाइप के आते हैं। पहला है इंसीजन और दूसरा है चॉप। इंसीजन मतलब कि अगर लाइट कटिंग वेपन है उसकी वजह से अगर इंजरी होती है तो उसको बोलते हैं इंसीजन, और अगर हैवी कटिंग वेपन है उसकी वजह से होता है तो चॉप बोलते हैं। फिर बात करते हैं स्टैब वाउंड। स्टैब वाउंड मतलब कि छुरी भोंकना। अब इसमें दो टाइप के आ सकते हैं। एक होता है डीप वाउंड, इसमें डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है, और एक में होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ देखते हैं इसकी स्टेप की कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इंजरीज की। तो यहाँ पर देखिए, एक एपिडर्मिस की लेयर है और एक डर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस वाली सुपरफिशियल लेयर होती है और डर्मिस वाली डीप लेयर होती है। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर सिंपल हर्ट है, ठीक है, सिंपली अगर कोई चोट लग गई उसमें स्कार का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें केवल पार्शियल एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है सिंपल हर्ट में, और इसमें ना तो कोई स्कार का फॉर्मेशन होता है और ना ही कोई दाग पड़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरे की बात करें, अगर ब्लड कलेक्शन हो जाए डर्मिस में, ब्लड कलेक्शन अगर हो जाए, जैसे खून जम जाता है नहीं, तो वो डर्मिस में होता है ब्लड कलेक्शन। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं इर्रेगुलर मार्जिन्स है। तो इर्रेगुलर मार्जिन्स जो होते हैं वो मतलब एपिडर्मिस तो पूरी इन्वॉल्व होती है और पार्शियली डर्मिस इन्वॉल्व होती है यहाँ पर, जैसा कि देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये चौथा है रेगुलर मार्जिन्स। रेगुलर मार्जिन्स में, इर्रेगुलर में क्या था कि इर्रेगुलर टाइप की मार्जिन्स थी, बट रेगुलर में क्या है कि प्रॉपर रेगुलर मार्जिन है यहाँ पर। ठीक है, फिर पांचवा देखने को मिलता है कि ये पूरा इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एपिडर्मिस तो पूरा इन्वॉल्व है और डर्मिस भी पूरा इन्वॉल्व है, मतलब पूरा एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व है। तो जितने भी मतलब इर्रेगुलर, रेगुलर और पूरा फुल्ली स्किन में जो इन्वॉल्वमेंट है ये 3 डायमेंशनल होता है, और बाकी जो पार्शियल वाले हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये डायग्राम्स देख लेते हैं हम। पहला है देखिए एब्रेशन। एब्रेशन में सिंपली छिल जाता है, सिंपल हार्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा है कंट्यूशन। कंट्यूशन मतलब कि क्या होता है? खून जम जाना। फिर ये लैसरेशन देखने को मिल रहा है। फिर ये इंसीजन मतलब कट लग गया, उसकी लेंथ सिर्फ देखते हैं। फिर स्टैब वाउंड मतलब छुरी भोंक दिया इसमें यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं एनी वाउंड डैट इन्वॉल्व द डर्मिस विल स्कार। मतलब कोई भी वाउंड जिसमें डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट है उसमें स्कार फॉर्मिंग होता ही होता है। ठीक है, कॉर्नियल एब्रेशन इज़ द ग्रेवियस इंजरी एज इट कॉजेज द ओपेसिटी यानी स्कारिंग यानी लॉस ऑफ विज़न। अगर कॉर्नियल इंजरी हो जाए तो उससे ओपेसिटी हो जाती है और विज़न जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, अब आगे एक एक करके सबको डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है कौन सा हमारा? एब्रेशन। एब्रेशन जो है सबसे मोस्ट मेडिको लीगली सिग्निफिकेंट वाउंड होता है। मेडिको लीगली मतलब क्या होता है कि ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह में सर्जरी के दौरान या फिर सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का इंजरी यही होती है। ठीक है, एब्रेड का मतलब होता है स्क्रैप, मतलब छिल जाना। अब टाइप्स ऑफ एब्रेशंस की बात करें तो 2 टाइप के एब्रेशंस होते हैं, मतलब वेरियस टाइप के एब्रेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। पहला है कॉज्ड बाय द टेंजेंशियल फोर्स और दूसरा है कॉज्ड बाय द परपेंडिकुलर फोर्स। टेंजेंशियल मतलब क्या होता है? जैसे ये स्किन सरफेस है तो ये ऐसे टेंजेंशियली जो है, सॉरी, अगर ये स्किन सरफेस है तो इसके ऐसे टेंजेंशियली ऐसे होते हैं, टेंजेंशियली इस तरह छिलता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर में क्या होता है कि स्किन सरफेस है तो ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं टेंजेंशियल फोर्स की। तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से कौन कौन से टाइप के एब्रेशंस होते हैं? पहला है स्क्रैच एब्रेशन और दूसरा है ग्रेज एब्रेशन। स्क्रैच एब्रेशन में क्या होता है? जैसे इंजरी विद द पिन, फिंगर नेल्स एंड थॉर्न, मतलब पेन की वजह से, नाखून की वजह से या कांटे की वजह से जो भी मतलब एब्रेशन होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैच एब्रेशन, मतलब सिंपली स्क्रैच लग जाता है। और याद रखना एब्रेशन में केवल
एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, और पार्शियली डर्मिस का भी हो सकता है कहीं कहीं पे। फिर दूसरा बात करते हैं, देखो ग्रेज अब्रेशन। ग्रेज अब्रेशन में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन एंड द रफ सरफेस। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है रोड के बीच में और मतलब ह्यूमन के सरफेस के मतलब स्किन सरफेस के बीच में। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल स्क्रैचेस ओवर दी वाइड एरिया। वाइड एरिया में मल्टीपल स्क्रैचेस हो जाते हैं, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका और दूसरा नाम क्या है, ग्रेवल रैश ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या ब्रश बर्न, या स्लाइडिंग अब्रेशन, या फ्रिक्शन बर्न। ये इसके कई सारे नाम हैं। ग्रेवल रैश इसको बोलते हैं जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान छिल जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेवल रैश। या ब्रश बर्न हो सकता है, या स्लाइडिंग अब्रेशन हो सकता है, या फ्रिक्शन बर्न हो सकता है। तो इसके ग्रेज अब्रेशन के कई सारे नाम हैं। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स आगे की तरफ लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो स्किन टैग हीपिंग ऑफ एपिथेलियम, हीपिंग मतलब कि एपिथेलियम की लेयर छिल जाती है, हट जाती है। अब ये जो लेयर एपिथेलियम की, इसका जो हेड होता है वो डीप होता है, मतलब अंदर के नीचे की तरफ होता है, और जो टेल होता है वो सुपरफिशियल होता है। ये जो हेड है वो डीप की तरफ है और जो टेल है वो सुपरफिशियल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एब्रेशंस कॉस्ड बाय द परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पर क्या होता है, क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम, मतलब जो एपिथेलियम है वो क्रश हो जाती है। इसमें आते हैं 3 टाइप के, कौन कौन से, पहला है प्रेशर अब्रेशन, दूसरा है इम्पैक्ट या इम्प्रिंट एब्रेशन, और तीसरा है पैटर्न्ड एब्रेशन। प्रेशर अब्रेशन में क्या होता है कि इसमें फोर्स तो कम लगता है लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा लंबे समय तक लगता है, मतलब लेस फोर्स लगता है लेकिन ड्यूरेशन उसका ज़्यादा होता है। जैसे शू बाइट, अगर हम टाइट जूता पहने तो हमारा जो सोल होता है, सोल के ऊपर वाला पीछे का एरिया जो होता है वो उसमें लगातार स्मॉल अमाउंट में प्रेशर फोर्स लगता रहता है और ड्यूरेशन लंबे समय तक रहता है। तो इसकी वजह से जो अब्रेशन होता है उसको बोलते हैं प्रेशर अब्रेशन। और ये लाइगेचर मार्क, मतलब रस्सी बांधने से, जब भी कोई फांसी लगाता है या रस्सी कहीं बांध लिया गला घोट के मारने के लिए, तो उससे क्या होता है कि लंबे समय तक स्मॉल अमाउंट में फोर्स लगता रहता है, इसकी वजह से प्रेशर अब्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे बात करते हैं इम्पैक्ट या इम्प्रिंट अब्रेशन। इम्पैक्ट या इम्प्रिंट में क्या होता है कि इसमें फोर्स ज़्यादा लगता है लेकिन ड्यूरेशन कम होता है। फॉर एग्जांपल टायर मार्क या रेडिएटर ग्रिल मार्क। अगर जैसे कोई ट्रक हमारे पैरों के ऊपर चढ़ जाए तो उसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगता है लेकिन ड्यूरेशन तो मिनिमम था, बहुत कम समय के लिए था। तो उससे क्या होता है, टायर मार्क्स हो जाते हैं हमारे पैर पे और हमारी जो एपिथेलियम है वो क्रश कर जाती है। या फिर रेडिएटर ग्रिल का मार्क लग जाता है, उसकी वजह से भी जो है इम्पैक्ट या इम्प्रिंट अब्रेशन। इस इम्प्रिंट का मतलब ही क्या होता है कि मतलब उसका छाप छोड़ देना। यहाँ पर टायर के मार्क बन गए, जैसे यहाँ पर देखो टायर के मार्क बन गए यहाँ पर, और यहाँ पर भी रेडिएटर ग्रिल का मार्क बन गया ऐसे। तो अगर मार्क बन जाए कहीं पर तो समझ जाओ कि क्या है वो इम्पैक्ट या इम्प्रिंट एब्रेशन है। फिर तीसरा बात करते हैं पैटर्न्ड एब्रेशन। पैटर्न्ड एब्रेशन जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इम्प्रिंट प्रेशर लग रहा है और दूसरा क्या है, पैटर्न ऑफ वेपन एब्रेशन, मतलब जिस वेपन से हम मार रहे हैं उसका तो लग ही रहा है, साथ में इम्प्रिंट का प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है। इम्प्रिंट या प्रेशर एब्रेशन लग रहा है, साथ में पैटर्न जो जिस वेपन से हमने मारा उसका भी निशान पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं पैटर्न्ड एब्रेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एब्रेशन के बारे में। तो इसका जो हीलिंग टाइम होता है वो होता है 1 वीक, मतलब इसको सही होने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। और हील होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ स्कैब। स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है, ये देखो स्कैब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्कैब का फॉर्मेशन होता है। ये हाइपोपिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं। अब अगर एजिंग ऑफ द स्कैब देखना है तो मतलब एजिंग देखना है एब्रेशन का, तो हम उसको कलर ऑफ द स्कैब के अकॉर्डिंग देखते हैं, एजिंग बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्कैब। इसका निमोनिक क्या है, R स्क्वायर RB स्क्वायर, क्या है R स्क्वायर RB और B स्क्वायर। अब देखते हैं इसको। तो पहले R से क्या है, रॉ है, मतलब जो इसका मतलब एब्रेशन है अगर बहुत ही रॉ है तो इसका मतलब कि अभी 12 घंटे से कम हुए हैं एब्रेशन को। फिर दूसरा है अगर रेडिश स्कैब है, हल्का हल्का रेडिश हो गया है, तो इसका मतलब 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अगर रॉ है तो 12 घंटे से कम, और अगर रेडिश है तो 12 घंटे से ज़्यादा। फिर तीसरा है RB का मतलब क्या होता है कि रेडिश ब्राउन स्कैब। अगर रेडिश ब्राउन स्कैब बन जाए तो इसका मतलब क्या है, 2 से 3 दिन हो गए हैं एब्रेशन को हुए हुए। फिर चौथा है B से ब्राउन स्कैब, 4 से 5 दिन हो गए इसका मतलब है। फिर लास्ट में आता है ब्लैक स्कैब, इसका मतलब है 6 से 7 दिन है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 1 वीक लगते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है। तो अगर इसके कलर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कितना पुराना इंजरी या कितना पुराना एब्रेशन है। अगर हमें रॉ दिखता है तो इसका मतलब 12 घंटे से कम है, और अगर रेडिश स्कैब दिखता है तो इसका मतलब 12 घंटे से ज़्यादा है।
और अगर रेडिश ब्राउन स्कैब दिखता है तो इसका मतलब कि 2 से 3 दिन हुए हैं अभी, 2 से 3 दिन पुराना है। और फिर अगर ब्राउन स्कैब दिखता है इसका मतलब कि 4 से 5 दिन हुए हैं। और अगर ब्लैक स्कैब दिख जाए इसका मतलब कि 6 से 7 दिन, और मतलब 7 दिन के बाद फिर वो हील हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। एनी बाइट मार्क, अगर आंट बाइट मार्क, अगर चींटी काट ले तो ये यूजुअली म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे होता है, और जो कि इंटर स्पर्स्ड विद द नॉर्मल स्किन सैंड पेपर अपीयरेंस होता है इसका, ठीक है। दूसरा स्किन एक्सकोरिएशंस, डेक्यूबिटस अल्सर्स, पोस्टमार्टम एब्रेशन, तो ये सब क्या है, डायग्नोसिस है। इससे हम डायग्नोस करते हैं कि ये मतलब एब्रेशन ही है। अब बात करते हैं एब्रेशन फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंटी मॉर्टम एब्रेशन और दूसरे होते हैं पोस्ट मॉर्टम एब्रेशन। एंटी मॉर्टम का मतलब होता है कि मरने से पहले अगर एब्रेशन है, और पोस्ट मॉर्टम मतलब मरने के बाद। तो अगर एंटी मॉर्टम एब्रेशन होता है तो इसका मतलब वो साइट उसकी क्या होती है, एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं पर भी हो सकता है एब्रेशन, कहीं पर भी छिल सकता है, कहीं पर भी कट लग सकता है। और जो पोस्ट मॉर्टम होता है वो कहाँ पर होता है, ओवर दी बोनी प्रोमिनेंसेस, जहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस होता है, जैसे स्कैपुला हो गया, शोल्डर हो गया, ठीक है, मतलब जहाँ नी हो गया, यहाँ बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं तो यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो अगर एंटी मॉर्टम एब्रेशन है तो उसका रेडिश अपीयरेंस होगा, और अगर पोस्ट मॉर्टम है तो येलोइश, मतलब कि कोई ब्लीडिंग नहीं होगी और पार्चमेंट लाइक होगा, पार्चमेंट पेपर आता है ना उसके तरह होगा, पार्चमेंट लाइक येलोइश होगा। और स्कैब की अगर बात करें तो स्कैब यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एब्सेंट होता है। वाइटल रिएक्शन की बात करें तो वाइटल रिएक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आदमी जिंदा है अभी एंटी मॉर्टम, और यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंटी मॉर्टम पोस्ट मॉर्टम, ये हो गया पहला एब्रेशन ख़त्म। फिर बात करते हैं दूसरा कंट्यूशन। कंट्यूशन का दूसरा नाम क्या है, ब्रूस, ठीक है। अब देखो ब्रूस का मतलब होता है स्किन और कंट्यूशन का मतलब होता है विसरा। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है कि ब्लंट या ट्रॉमा, मतलब कोई ट्रॉमा हुआ, उससे क्या हुआ कि रप्चर ऑफ द डर्मल वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं कहाँ पर होती हैं, डर्मिस में होती है ना, तो वही लिखा है कि डर्मल वेसल्स का रप्चर होता है। अब या तो वेन्स हो सकती हैं या वेन्योल्स हो सकते हैं या आर्टरीज हो सकती हैं या आर्टेरियोल्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उससे जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है और फिर वो कंट्यूशन कॉज करता है। कंट्यूशन मतलब क्या होता है कि जब स्किन के नीचे ब्लड जम जाता है उसको बोलते हैं कंट्यूशन, एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है। जैसे कि अगर कहीं चोट लग जाए बहुत तेज़ी से तो हमारे जो स्किन के नीचे हल्का सा पर्पलिश कलर का, या कह सकते हो हाँ मतलब डार्क रेडिश टाइप का जो है खून जम जाता है, लोग कहते हैं खून जम गया, इसका मतलब भी क्या होता है, वो कंट्यूशन की बात कर रहे हैं। व्हेन द स्किन ओवर द ब्रूस इज इनसाइड, अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर खून इसके डिपॉजिट है, तो अगर हम उसके ऊपर की स्किन को अगर हम इंसिजन हटाते हैं तो कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड इज सीन, तो हमें कैसा ब्लड दिखेगा, क्लॉटेड ब्लड, क्लॉटेड ब्लड, क्लॉटेड ब्लड दिखेगा। डैट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम ब्रूज के ऊपर की स्किन को अगर रिमूव करते हैं तो हमें वहाँ पर क्लॉटेड ब्लड दिखेगा, जो कि वॉश्ड अवे, मतलब उसको पानी से हम रिमूव करना चाहें तो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ब्रूजिंग। मोर ब्रूजिंग सीन इन द, ज़्यादा ब्रूजिंग कहाँ पर दिखती है, लैग्स या वैस्कुलर एरियाज, जहाँ पर ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, जैसे कि स्क्रॉटम, फेस, तो इस एरिया में ज़्यादा ब्रूजिंग देखने को मिलती है। दूसरा है डेलिकेट सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब जहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, और फीमेल्स में सबक्यूटेनियस टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एज की बात करें जैसे चिल्ड्रन हो गया या एल्डरली पर्सनस हो गए, तो इनमें ब्रूजिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी स्किन भी थोड़ी उस टाइप की हो जाती है, सॉफ्ट होती है ना, तो इसलिए ब्रूजिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्या है, और लास्ट क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, मतलब किसी को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ल्यूकेमिया है तो उनमें भी ब्रूजिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो याद रखना लैग्स या वैस्कुलर एरियाज, दूसरा है डेलिकेट सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, तीसरा एज मतलब चिल्ड्रन और एल्डरली पर्सनस में, और चौथा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया, इन सब में ब्रूजिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि लेस ब्रूजिंग कहाँ पर होती है, तो लेस ब्रूजिंग कहाँ होती है, जैसे गुड मसल टोन जहाँ पर है, मतलब अगर प्रॉपर मसल मूवमेंट हो रही है तो मसल टोन अच्छी है तो वहाँ पर ब्रूजिंग होने के चांसेस कम होते हैं। और फर्म फाइब्रस टिश्यूज़ हैं जैसे पाम, सोल्स, तो फिर वहाँ पर भी जो है ब्रूजिंग होने के चांसेस कम होती है, लेस ब्रूजिंग होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रूजेस, कितने टाइप के होते हैं, तो
इस मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला है इंट्राडर्मल ब्रूज, ये सुपरफिशियल ब्रूज होता है, ठीक है। फिर दूसरा है सब क्यूटेनियस ब्रूज, ये सब एपिडर्मल ब्रूज होता है। तीसरा है डीप ब्रूज, ऑल्सो नोन एज कम आउट ब्रूज, ये डिलेड अपीयरेंस की वजह से होता है। फिर चौथा है पैटर्न्ड ब्रूज, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्राइकिंग सरफेस है, मतलब जिससे चोट लग रही है, उस स्ट्राइकिंग सरफेस का पैटर्न उसमें देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं, तो ये देखिए इंट्राडर्मल ब्रूज है, ये इंट्राडर्मल ब्रूज। और ये है डीप ब्रूज, मतलब अंदर तक है पूरा, शोज द क्लॉटेड ब्लड, यहाँ पे देखिए क्लॉटेड ब्लड देखने को मिल रहा है। अब अगर पैटर्न्ड ब्रूज की बात करें तो इसमें पैटर्न्ड ब्रूज कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहला है रेलवे लाइन ब्रूज, इसको ट्रैम लाइन ब्रूज भी कहते हैं। दूसरा है 6 पेनी ब्रूज। फिर तीसरा है बटरफ्लाई ब्रूज। चौथा है डोनट ब्रूज। तो रेलवे लाइन में क्या होता है कि इसमें जैसे रेलवे की जो पटरी होती है वो या तो इस तरह की हो सकती है, तो मतलब राउंड में हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि जब इसका मतलब जब ब्रूज मतलब इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो इसका एक पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर ऐसे पैटर्न बनता है रेलवे लाइन की तरह, मतलब जैसे रेलवे की पटरी होती है, दोनों एक साथ पैरेलल चलती है, उस टाइप का अगर ब्रूज बनता है तो उसको बोलते हैं रेलवे लाइन या ट्रैम लाइन ब्रूज। दूसरा है 6 पेनी ब्रूज। अब पहले यहाँ बात करते हैं रेलवे लाइन में वेपन कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन रॉड हो गया, या लाठी हो गया, या केन हो गया, मतलब गन्ना। अगर इन सब से अगर मारते हैं तो इसमें कैसा पैटर्न दिखता है? रेलवे लाइन ब्रूज। इसमें सेंट्रल पे पैलर होता है, मतलब सफ़ेद होता है, और एडजेसेंट पे ब्रूज होता है, मतलब किनारे किनारे ब्रूजिंग देखने को मिलती है, सेंटर पे पैलर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा 6 पेनी ब्रूज। इसमें ड्यू टू फिंगर टिप प्रेशर, मतलब फिंगर टिप की वजह से प्रेशर लगता है, उसकी वजह से ब्रूज बन जाता है। सीन इन द थ्रॉटलिंग, जब कोई गला दबाता है, या चाइल्ड एब्यूज़ या बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, अगर बच्चे को तेज़ी से पकड़ के हम झटकते हैं इस तरह, तो उन बच्चों में भी हो सकता है फिंगर के निशान आ जाते हैं। फिर तीसरा है बटरफ्लाई ब्रूज। इसमें क्या होता है? स्किन पिंचिंग, स्किन में अगर चुटकी काट ली जाए, चाइल्ड अब्यूज़ जब करता है तो चुटकी काटने से तेज़ी से, तो उसकी वजह से बटरफ्लाई ब्रूज बन जाता है। चौथा है डोनट ब्रूज, यहाँ पर स्पेरिकल ब्रूज सरफेस पे होता है। वेपन कैसा होता है? स्पेरिकल सरफेस। अगर वेपन स्पेरिकल सरफेस का है, जैसे लोहे की बॉल या लोहे की गेंद वगैरह, तो उससे अगर चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्पेरिकल ब्रूज बनता है, ठीक, सॉरी डोनट ब्रूज बनता है। अब दो और होते हैं टाइप के, पहला है एक्टोपिक ब्रूज और छठा है आर्टिफिशियल ब्रूज। तो एक्टोपिक ब्रूज को हम माइग्रेटरी या परकोलेटेड ब्रूज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी। क्वेश्चन आता है इस पर। एक्टोपिक ब्रूज में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ग्रेविटी की वजह से शिफ्ट हो जाता है ब्रूज अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जहाँ पर चोट लगी वहाँ पर ब्रूज नहीं बनता है, बल्कि ग्रेविटी की वजह से वो शिफ्ट होकर कहीं अदर जगह पहुँच जाता है। जैसे एग्जांपल, ब्लैक आई या रकून आई ड्यू टू दी फोर हेड इंजरी। अगर फोर हेड में इंजरी हुई तो उसकी वजह से जो आई है वो ब्लैक हो जाती है, रकून आई हो जाती है। बाईलैटरल में स्पेक्टिकल हेमाटोमा हो जाता है, बाईलैटरल स्पेक्टिकल हेमाटोमा। अब यहाँ पर देखिए बैटल साइन देखने को मिल रहा है, डायग्नोस्टिक ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है। अगर मिडल क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर हो जाए तो ऐसा साइन देखने को मिलता है कान के पास। और तीसरा है पेरी अम्बिलिकल ब्रूज, कलन साइन, ब्रूज ऑन द फ्लैंक्स, ग्रे टर्नर साइन। तो ये एब्डोमिनल एक्टोपिक ब्रूज है, ठीक है। तो एक्टोपिक का मतलब आप इतना जान लीजिए कि ये क्या होता है, एक तरह का माइग्रेटरी ब्रूज होता है। इसमें जो ब्रूज होता है वो ग्रेविटी की वजह से शिफ्ट हो जाता है ब्लड, और जो ब्रूज होता है वो अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट साइड पे बनता है, मतलब जिस साइड पे इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पर ब्रूज ना बन के कहीं अदर जगह पे बन रहा है। फिर छठा है आर्टिफिशियल ब्रूज। इसमें क्या होता है, फैब्रिकेटेड ब्रूज होता है विद द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इरिटेंट प्लांट्स। जो इरिटेंट प्लांट्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट की वजह से जो है ब्रूज बनता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रूज। मतलब ये रियल ब्रूज नहीं होता है, ये मतलब इसे एक तरह के नाटक होता है, मतलब ब्रूज का मतलब एक तरह से नाटक होता है, जैसे भिलावा। सेमी कार्पस एनाकार्डियम, मार्किंग नट इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कैलोट्रोपिस या प्लम बैको, कैन बी यूज्ड टू मेलिंगर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है ये रियल ब्रूज नहीं होता, इसमें ब्रूज की तरह निशान बन जाता है, उसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इरिटेंट प्लांट्स। अब ट्रू ब्रूज और आर्टिफिशियल ब्रूज के डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो ट्रू ब्रूज होता है वो ट्रॉमा की वजह से होता है, और आर्टिफिशियल वाला इरिटेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट की वजह से होता है। और इसके साइट क्या होती है, एनीवेयर इन द बॉडी, और इसमें एक्सेसिबल पार्ट, मतलब जो पार्ट एक्सेस होगा उस प्लांट के कॉन्टैक्ट में आएगा उसी में होगा। अब यहाँ पर कलर चेंज ड्यूरिंग द हीलिंग यहाँ पर होती है। अब ये तो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल में कोई कलर चेंज नहीं होता है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पर इरेगुलर होती हैं, यहाँ पर रेगुलर होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल है। वेसिकेशन या ब्लिस्टर्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन।
ठीक है, जो इरिटेंट प्लांट्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट निकलते हैं। अब वो जो एक्सेसिबल पार्ट होगा वहाँ पर लग जाएंगे और ये आर्टिफिशियल ब्रूज होता है, मतलब ब्रूज की तरह दिखता है लेकिन ब्रूज नहीं होता है। और लेकिन वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। कंटेंट की बात करें तो ये तो रियल ब्रूज है तो इसमें ब्लड होगा और यहाँ पर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड होता है। इचिंग यहाँ पर एब्सेंट होती है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस आर्टिफिशियल ब्रूज में। क्या होता है एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्रू ब्रूज जो होता है वो ट्रॉमा की वजह से होता है और ये इरिटेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट की वजह से होता है। साइट इसका एनीवेयर इन द बॉडी और इसका केवल एक्सेसिबल पार्ट, जो पार्ट कॉन्टैक्ट में आएगा इरिटेंट प्लांट्स के उनके। कलर चेंज ड्यूरिंग द हीलिंग यहाँ पर होता है और यहाँ पर नहीं होता है। मार्जिन्स इसकी इरेगुलर होती हैं और इसकी रेगुलर होती हैं। वेसिकेशन या ब्लिस्टर्स की बात करें तो ट्रू ब्रूज में ब्लिस्टर्स एब्सेंट होते हैं लेकिन आर्टिफिशियल ब्रूज में प्रेजेंट होते हैं। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो होता है यहाँ पर ब्लड होता है ट्रू ब्रूज में और यहाँ पर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड होता है। इचिंग की अगर बात करें तो इचिंग यहाँ पर एब्सेंट होती है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है आर्टिफिशियल में। अब दो डिफरेंस और हैं कि ट्रू ब्रूज में इन्फ्लामेशन केवल ओनली ऑन दी ब्रूज पे होता है केवल, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है ब्रूज के साथ साथ जो स्किन सराउंडिंग है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब ब्रूज के अराउंड जो स्किन इन्वॉल्व है वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेन ट्रू ब्रूज में होता है लेकिन आर्टिफिशियल ब्रूज में नहीं होता है, एब्सेंट। अब एजिंग की बात करें ब्रूज की तो मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं। कलर ऑफ द ब्रूज देखकर, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, या उसकी हिस्टोलॉजी देखकर हम उसके एज को बता सकते हैं, या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम उसकी एज को बताते हैं, या पर्ल स्टेन रिएक्शन से उसकी एज को बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कलर की। तो कलर ऑफ द ब्रूज की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कलर होता है वो आता है रेड। ठीक है, अब रेड कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये रेड कलर रेडिश अपीयरेंस किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर दूसरा कलर की बात करें, ब्लू किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कब बनता है, फ्यू आवर्स टू दी 3 डेज, मतलब कुछ घंटे बाद से लेकर 3 दिन तक ब्लूइश अपीयरेंस होता है। फिर तीसरा है ब्लूइश मतलब ब्लैक टू ब्राउन कलर, ये हीमोसिट्रिन की वजह से होता है। हीमोसिट्रिन कब बनता है, 4th डे पर। 4th डे पर हीमोसिट्रिन पिगमेंट आता है। ठीक है, फिर चौथा है ग्रीनिश जो ब्रूज होता है वो किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू हेमेटोइडिन पिगमेंट या बिलीवर्डिन पिगमेंट। और ये कब आता है, 5th to 6th डे पर। फिर उसके बाद बात करते हैं येलोइश कलर। येलोइश कलर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू बिलीरुबिन। और कब आता है, 7 to 12 डेज़ पर। फिर उसके बाद 12 डेज़ के बाद नॉर्मल, आफ्टर 2 वीक्स कब हो जाता है, नॉर्मल। तो एक बार फिर से बता देते हैं इन कलर को। सबसे पहले रेडिश अपीयरेंस होता है ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर उसके कुछ घंटे से 3 दिन तक ब्लूइश अपीयरेंस होता है ड्यू टू डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर तीसरा है ब्लूइश अपीयरेंस होता है, मतलब ब्लैक टू ब्राउन कलर हो जाता है ड्यू टू हीमोसिट्रिन पिगमेंट ऑन दी 4th डे। फिर ग्रीनिश पिगमेंट हो जाता है ड्यू टू हेमेटोइडिन या बिलीवर्डिन पिगमेंट ऑन दी 5th to 6th डे। फिर पाँचवा येलोइश ब्रूज हो जाता है ड्यू टू बिलीरुबिन पिगमेंट ऑन 7 to 12 डेज। फिर 2 वीक्स पे क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं जो मल्टीपल ब्रूज होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर शोज द साइन ऑफ चाइल्ड अब्यूज यानी बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। ब्रूजेस विथ नो टिपिकल कलर, अगर कोई ब्रूज है उसका कोई टिपिकल कलर चेंज नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल सब कंजक्टाइवल हेमरेज, इसमें डायरेक्ट रेडिश से येलोइश हो जाता है और येलोइश से नॉर्मल, मतलब लिटिल एक्सपोजर होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। यह सब ड्यूरल हेमेटोमा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रूज तो बनता है लेकिन इसका कोई टिपिकल कलर चेंज नहीं होता है, केवल रेडिश होता है शुरुआत में, फिर येलोइश हो जाता है, फिर नॉर्मल। अब आगे बात करते हैं लिवर मॉर्टिस और ब्रूज में अंदर क्या होता है। लिवर मॉर्टिस है ये और दूसरा कंडीशन है ब्रूज। तो साइट की बात करें तो साइट क्या होता है, डिपेंडेंट पार्ट्स पे होता है और ये एनीवेयर कहीं पर भी हो सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स की रेगुलर होती है, इसकी इरेगुलर होती है। ब्लैंचिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं होता है। एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड बाहर का यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर आता है। कलर चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं और यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइव पर्सन में और लिवर मॉर्टिस ये डेड पर्सन में, तो डेड पर्सन में थोड़ी देखने को मिलेगा। वाटर पोर्ड आफ्टर इंसीजन, अगर हम वाटर से पोर करेंगे तो ये वॉश अवे हो जाएगा, लेकिन ये रिमेन रहेगा, ये नहीं जाएगा, रिमूव नहीं होगा। अपीयरेंस की बात करें तो ये जो है लिवर मॉर्टिस में देखने को दिख रहा है और ये कंट्यूशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये कंट्यूशन भी ख़त्म। अब तीसरा बात करते हैं लैसरेशन की। तो लैसरेशन मतलब क्या होता है, टीयरिंग ऑफ द स्किन
विद इर्रेगुलर मार्जिन्स। अगर स्किन में टीयर हो रहा है, मतलब टीयरिंग फट रही है स्किन ड्यू विद इर्रेगुलर मार्जिन्स, तो उसको बोलते हैं लैसरेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला तो इर्रेगुलर मार्जिन्स देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जो इर्रेगुलर मार्जिन्स हैं इसमें एक कनेक्टिंग टिश्यू है या ब्रिज है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके फ्लोर की अगर हम बात करें तो पहले इसके मार्जिन की बात कर लेते हैं ऊपर। तो इर्रेगुलर मार्जिन है, फिर उसके बाद जो इसके एजेस होते हैं वो ब्रूस्ड एजेस होते हैं, ब्रूस्ड मतलब वहाँ पर ब्लड जम जाता है ड्यू टू ब्लंट फोर्स। फिर अब इसके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे क्या क्या होता है, क्रश्ड होता है पूरा फ्लोर। अब क्रशिंग किसकी होती है, न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स की, हेयर बल्ब की और ब्लड वेसल्स की, मतलब इन सब की क्रशिंग हो जाती है जिससे लेस ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या देखने को मिला यहाँ पर, इर्रेगुलर मार्जिन्स देखने को मिली, कनेक्टिंग टिश्यू ब्रिजेस देखने को मिले और ब्रूस्ड एजेस देखने को मिला और फ्लोर पे क्रशिंग देखने को मिली न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स की, हेयर बल्ब की और ब्लड वेसल्स की। अब इसकी बात करें, इसमें शैलो टेलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेन लैसरेशन यहाँ पर है और ये टीयर एट वन एंगल गिविंग राइज टू शैलो टेल अपीयरेंस। टेल लैसरेशन है, स्किन टीयर कर जा रही है यहाँ पर और यहाँ पर टेलिंग हो रही है। दूसरा देखिए, ब्लीडिंग डिक्रीज इन द लैसरेशंस। यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं, क्रस्ट हो जा रहे हैं। और लैसरेशंस यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप के लैसरेशन होते हैं। तो सबसे पहला है स्प्लिट लैसरेशन। स्प्लिट लैसरेशन को ऑल्सो नोन एज इंसाइज्ड लुकिंग लैसरेशन बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि स्किन इज क्रश्ड बिटवीन द टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स। दो हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में स्किन क्रश हो जाती है। अपीयरेंस कैसा होता है, नेकेड आई से अगर हम देखें तो हमें रेगुलर मार्जिन देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम हैंड लेंस से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट्स फ्रॉम द इंसीजन, हमें अलग अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्मॉल रेगुलर मार्जिन्स देखने को मिलती हैं और क्रश्ड फ्लोर देखने को मिलता है। अगर हम नेकेड आई से देखेंगे तो हमें रेगुलर मार्जिन ही देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम लेंस लेकर देखेंगे तो हमें अलग देखने को मिलेगा, स्मॉल इर्रेगुलर मार्जिन्स देखने को मिलेगी और क्रश्ड फ्लोर देखने को मिलेगा। अब ये वेपन है, वेपन से अगर इंजरी होती है दो हार्ड या बोन के ऊपर, तो दोनों हार्ड ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो है फ्लोर जो होता है क्रस्ट, जैसे पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, तो ये सब क्या होते हैं, क्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं स्ट्रेच लैसरेशन की। स्ट्रेच लैसरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, प्रेशर विद द पुल फोर्स, मतलब इतनी तेज़ी से फोर्स लग रहा है कि ये स्किन जो है ओवर स्ट्रेच हो गई। यहाँ पर देखो पुलिंग लग रही है इस डायरेक्शन में, फिर ये आगे बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि स्किन ओवर स्ट्रेच हो जा रही है। ओवर स्ट्रेच हो जा रही है तो यहाँ पर रप्चर कर जा रही है, रप्चर कॉमनली सीन विद द कंपाउंड फ्रैक्चर्स, ठीक है। मतलब स्किन में क्या हो रहा है कि प्रेशर लग रहा है विद द पुलिंग फोर्स, आगे से कोई खींच रहा हो जैसे, इससे क्या होता है कि जो स्किन की होती है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है और रप्चर कर जाती है, तो उसको बोलते हैं लैसरेशन, ठीक है। और ये कॉमनली कहाँ दिखती है, कंपाउंड फ्रैक्चर्स में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं एवल्शन लैसरेशन, तीसरा टाइप का। एवल्शन लैसरेशन में क्या होता है कि शेयरिंग या टेंजेंशियल या ग्राइंडिंग फोर्स लगता है जब, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स जब लगता है तो उसकी वजह से होता है। फ्लेइंग ऑफ द स्किन, फ्लेइंग का मतलब क्या होता है कि स्किन देखो यहाँ पर मुड़ गई, खिंच गई। कॉमनली सीन विद द रन ओवर इंजरीज, डी ग्लबिंग इंजरी या स्कैल्पिंग करते समय उसमें क्या होता है कि मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगता है हमारी स्किन के ऊपर और हमारी स्किन ऐसे फ्ले हो जाती है, पूरी यहाँ से खिंच गई पूरी स्किन, इस तरह पूरी स्किन खिंच गई यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, तो ये शेयरिंग फोर्स वाला एग्जांपल है। ये देखो शेयरिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ, हमारी स्किन जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है, सबक्यूटेनियस फैट फ्रॉम द डीप फेशिया, वो दोनों को अलग कर रहा है। यह है एवल्शन लैसरेशन, मतलब उसी का एग्जांपल है एवल्शन। फिर चौथा आता है टीयर लैसरेशन। टीयर लैसरेशन में क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, हार्ड प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से अगर लैसरेशन होता है तो उसको बोलते हैं टीयर लैसरेशन, टीयरिंग हो जाती है स्किन की यहाँ पर। फिर लास्ट आता है कट लैसरेशन। कट लैसरेशन में क्या होता है, सेमी शार्प वेपन अगर होता है उससे अगर मतलब स्किन जो है रप्चर होती है तो उसको बोलते हैं कट लैसरेशन, और इसका मैकेनिज्म पता ही है, वही सेमी शार्प वेपन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। इसमें हमने क्या क्या कवर किया अपना इस चैप्टर में, हमने एब्रेशन, लैसरेशन, कंट्यूशन ये सब पढ़ लिए, फ्रैक्चर, मतलब इसमें हमने ब्लंट फोर्स कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शार्प फोर्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे शार्प फोर्स, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।